एंड जो सबसे पहली वल्नरेबिलिटी हम देखते हैं वहाँ पे, दैट इज ब्रूट फोर्स, या इन दिस केस सिंपली पासवर्ड अटैक कह सकते हो उसको, बिकॉज टेक्निकली जो हम कर रहे हैं दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ ब्रूट फोर्स अटैक, हम लोग डिक्शनरी अटैक करेंगे, वर्ड लिस्ट यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वापस जाते हैं अपने अटैकिंग सिस्टम पे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, पासवर्ड क्रैकिंग अटेम्प्ट करनी है। किसके थ्रू? बर्ब सूट के थ्रू। बर्ब सूट चल रहा है यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी के थ्रू, वो स्विच कर देते हैं बर्ब पे ताकि ब्राउजर को पता चले कि बर्ब यूज करना है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट कर देते हैं ऑन। यूजर नेम एडमिन है ही, और पासवर्ड के लिए कुछ भी रैंडम डाल देते हैं, और इंटरसेप्ट यहाँ पे ऑन किया हुआ है, लॉगिन। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये बर्ब सूट में कैप्चर हो गई। ठीक है, और रिक्वेस्ट कहाँ के लिए है? ये गेट डीबीडब्ल्यू वल्नरेबिलिटीज ब्रूट, और यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन जो हमने वैल्यू डाली थी, पासवर्ड इज इक्वल टू जो भी रैंडमली डाला था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करके बर्ब सूट के अंदर और भी कई सारे टूल्स हैं, तो एक टूल है इंट्रूडर, तो इसको इसके पास ये रिक्वेस्ट भेज देंगे, और यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ कर दो, रिक्वेस्ट जाने दो नॉर्मली, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इंट्रूडर के पास क्या है, वो रिक्वेस्ट आ गई, तो होस्ट और पोर्ट उसने अपने आप ले लिया। अब मुझे इसको ये बताना है कि कहाँ अटैक ट्राई करना है। ठीक है, कौन सी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे जो हम डिक्शनरी सप्लाई करेंगे उसके कीवर्ड्स को डालें। तो बाय डिफॉल्ट उसने ऐसी 5 लोकेशन सजेस्ट की हैं जो उसको लग रहा है कि टारगेट हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चाहिए। तो अभी के लिए क्लियर कर देते हैं सारे टारगेट्स, और सिर्फ जिस पोजीशन पे हमें चाहिए, ठीक है, ये वाला पैरामीटर है, पासवर्ड है जो हमें क्रैक करना है, यहाँ पे टारगेट मार्कर्स ऐड कर देते हैं। सिर्फ यहीं पे हमें चेंज करना है, बाकी पूरी की पूरी रिक्वेस्ट ऐसी की ऐसी जानी चाहिए, सिर्फ यही चेंज करना है, पासवर्ड वाला पैरामीटर। अब पेलोड्स कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब जो हमें पास लोड्स नहीं, पासवर्ड्स या पॉसिबल पासवर्ड जो डिक्शनरी हम यूज़ करेंगे वो हमें इसको बताना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज हैं। हमारे पास लिस्ट है ऑलरेडी, तो हम सिंपली उसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड्स में नहीं होगी, वो चीज़ कहाँ होगी? आपके यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, जो हमारी डायरेक्टरी यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, वहीं पे वर्ड लिस्ट। यहाँ पे कौन सी, कई सारी हैं, तो रॉक क्यू भी ट्राई कर सकते हो, बट बहुत बहुत लंबी हो जाती है, तो पहले फास्ट ट्रैक ट्राई करो। अगर इसमें नहीं मिलता तो फिर हम रॉक क्यू पे आते हैं। ठीक है, तो हमने लोड किया, लिस्ट से सारी वैल्यूज लोड हो गई, सिंपल लिस्ट है ये, और हमने यहाँ उसको बता दिया किस पोजीशन पर ट्राई करना है अटैक। उसके बाद करेंगे स्टार्ट अटैक। ठीक है, तो वो बोलेगा द कम्युनिटी एडिशन कंटेन्स अ डेमो वर्जन, सम फंक्शनैलिटी इज डिसेबल्ड एंड अटैक्स आर टाइम थ्रॉटल्ड। टाइम थ्रॉटल्ड मतलब कि जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है फ्री वर्जन में, लेकिन वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बिकॉज हम अटैक तो कर ही सकते हैं, इसलिए इतना कोई बहुत ज़्यादा भी वो नहीं है।
तो फास्ट ट्रैक डॉट टी एक्स टी जो मैं डिक्शनरी यूज़ कर रहा हूँ उसमें सिर्फ 222 वर्ड्स हैं, इसलिए मैंने पहले ये यूज़ करने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर इसमें मिल जाता है तो दूसरी वर्ड लिस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस रॉकी अगर यूज़ करते हो उसमें मोर देन 14 मिलियन वर्ड्स हैं, तो वो अटैक करने में एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, प्लस वर्ब सूट भी अटक जाता है इतनी बड़ी वर्ड लिस्ट अगर लोड करने देते हो तो वो काफ़ी स्लो काम करेगा। इसलिए अगर छोटी वर्ड लिस्ट से काम होता है तो पहले इससे ट्राई करते हैं। तो अगेन क्योंकि ऑलरेडी उसने बोला था कि स्पीड थोड़ी थ्रॉटल्ड होती है फ्री वर्जन में, इसलिए थोड़ा इसको टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी जो हमने वर्ड लिस्ट दी है वो उतनी लंबी है नहीं, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी।
नाउ द थिंग इज, इसमें क्या होता है कि जैसे रिस्पॉन्स आया, तो कौन से पेलोड के लिए क्या रिस्पॉन्स आया वो यहाँ पे हमें दिखता है। ठीक है, अभी भी अटैक हो रहा है, तो हो सकता है कि हमें जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है वो भी नहीं मिला हो। यहाँ पे कोई भी एक रिस्पॉन्स सिलेक्ट करो। ठीक है, सबसे पहले देखो उसमें जो रिस्पॉन्स आया वो क्या है। ये तो रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स वाले टैब पे जाओ। रिस्पॉन्स वाले टैब में थोड़ा स्क्रॉल करके देखो कि रिस्पॉन्स में क्या टेक्स्ट, क्या रिस्पॉन्स मिला है एग्जैक्टली exactly। तो इस पर्टिकुलर पेलोड के लिए जब हमने पासवर्ड इज इक्वल टू स्प्रिंग 2013 डाला, तो हमें सामने से रिस्पॉन्स में आया यूजर नेम एंड और पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, इस केस में पासवर्ड ये था। और नोट डाउन कर लो कि ये जो रिस्पॉन्स था इसकी लेंथ क्या थी, 4882। इसका मतलब बाकी सारे केसेस में जो बाकी रिस्पॉन्स थे वो सेम थे। अदरवाइज एग्जैक्ट लेंथ वाले रिस्पॉन्स आना तो पॉसिबल नहीं है अनलेस वो सेम हो। अगर वहाँ ये होता है कि यू आर सक्सेसफुली एबल टू लॉग इन या यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, इस तरह का अगर कुछ होता तो रिस्पॉन्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती। तो थोड़ा और वेट करते हैं, अटैक हो जाए उसके बाद ऐसा रिस्पॉन्स देख ढूंढेंगे जिसकी लेंथ डिफरेंट होगी।
तो अभी चल ही रहा है अटैक है। बट अब लास्ट की कुछ ही वैल्यूज रह गए हैं, अब इनमें है नहीं है पता नहीं। लेकिन हमने उस समय देखा था कि लेंथ जो है उसकी मैं बात कर रहा था। तो एक पेलोड के लिए अगर रिप्लाई आया पर्टिकुलर लेंथ का, दूसरी पेलोड के लिए भी जो रिप्लाई होगा अगर उसकी लेंथ सेम है तो वो रिस्पॉन्स भी सेम होगा। एग्जैक्टली सेम रिस्पॉन्स है, यूजर नेम एंड और पासवर्ड इनकरेक्ट यहाँ पे भी। तो लेंथ से सॉर्ट करके अगर कुछ ऐसा मिलता है जिसकी लेंथ अलग हो, यहाँ पे जो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है इसको, तो ये एक रिस्पॉन्स है जिसकी लेंथ डिफरेंट है, बाकी सबकी 4882 है, ये इसकी क्या है 4948। तो ये चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है इस केस में। स्क्रॉल डाउन किया थोड़ा नीचे, देखते हैं क्या है रिस्पॉन्स में। अच्छा, इन दिस केस हमें रिस्पॉन्स मिला है वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन। ठीक है, और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड इस केस में, तो द करेक्ट पासवर्ड इज एडमिन के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, पासवर्ड। और ये आ गया वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन। तो किसी भी वेबसाइट को, किसी भी एप्लीकेशन को जब हम कंसिडर करते हैं तो उसमें हम वर्ब सूट का यूज कर सकते हैं इस तरह से ब्रूट फोर्स या पासवर्ड अटैक करने के लिए। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए करेक्ट पैरामीटर कौन सा है जब आप यहाँ पर रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने ये पासवर्ड वाला पैरामीटर सिलेक्ट किया एंड उसके थ्रू कर लिया ये। फिर आते हैं कमांड एग्जीक्यूशन पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पिंग फॉर फ्री स्टिल एंटर एन आईपी एड्रेस बिलो। ठीक है, कोई सा भी यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल के देखते हैं। मान लो ये डाला 1.1.1.1 और सबमिट कर दिया। पहले तो देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है हमारे पास। तो रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ पे सिंपली पिंग कमांड रन हुआ है और क्या पिंग करना है वो हमसे इनपुट ले रहा है। मतलब जो भी मैं यहाँ पे आईपी डालूंगा वो पिंग हो जाएगा। तो मैंने 1.1.1.1 डाला और वो पिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आईपी के लिए तो काम कर रहा है। और पिंग कमांड जो है वो सिर्फ आईपीस के लिए नहीं, डोमेन नेम्स के लिए भी काम करता है। मतलब आप किसी वेबसाइट को पिंग करोगे, पिंग facebook.com या पिंग google.com, तब भी पिंग कमांड रन करता है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या मैं डोमेन नेम डाल सकता हूँ आईपी की जगह, google.com। ठीक है, देखते हैं चलता है नहीं। तो ये चल रहा है यहाँ पे, पिंग google.com जब किया तब उसका भी रिस्पॉन्स आ रहा है, कमांड प्रॉपरली चल रहा है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर एन आईपी एड्रेस बिलो। ठीक है, तो ये लेना यहाँ पे इसको सिर्फ आईपी एड्रेस चाहिए, पर डोमेन अगर मैं दे रहा हूँ नेम तो भी वो ले रहा है। तो अगर डोमेन नेम ले रहा है जबकि लिखा सिर्फ आईपी है, डोमेन नेम भी एक्सेप्ट कर रहा है, हो सकता है कुछ और भी ले वहां पे, है ना, हो सकता है कुछ और इनपुट भी एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे हो सकता है कि कमांड एग्जीक्यूशन जो है, या कमांड इंजेक्शन भी बोल सकते हैं उसको, उसकी वल्नरेबिलिटी हो। इसका मीनिंग क्या है, पहले एक बार मैं कमांड लाइन पे आके एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपली हो क्या रहा है, बैकग्राउंड में ये पिंग कमांड चल रहा है एंड जो भी मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ वो इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो पिंग के साथ में भले ही इसको, मतलब पिंग की जगह में, आईपी की जगह में भले ही इसको डोमेन नेम दूं तो भी चल जाता है। अब
कमांड लाइन में होता क्या है कि जब आप कोई कमांड रन कर रहे हो, मान लो ये किया पिंग 1.1.1.1, अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक लाइन में एक ही कमांड लिखोगे, हो सकता है यहाँ पे आप मल्टीपल कमांड्स लिख दो। ठीक है, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा के ls लगा दो, फिर एक सेमीकोलन लगा के pwd लगा दो, फिर whoami चला दो। ऐसे कमांड्स चेंज कर सकते हो एक साथ, एक ही लाइन में मल्टीपल कमांड टाइप कर सकते हो, एक एक कमांड इंडिविजुअली आपको आउटपुट दिखा देगा। अगर मैं ये चीज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखो क्या हुआ, पहले पिंग हुआ, स्टॉप किया हमने, उसके बाद क्या ls हुआ, फिर pwd और फाइनली whoami। तो टाइप तो हमने एक ही लाइन में किया था और सब सारे कमांड उसने रन कर दिए। यहाँ पे ब्राउजर में आते हैं, अगर यहाँ पे भी ऐसा है कि मैं और कमांड्स डाल सकता हूँ, तो फिर तो मतलब बेसिकली ये ऐसा हो गया कि मेरे को इस सिस्टम पे, इस टारगेट सिस्टम पे, इस वेब सर्वर पे कमांड लाइन एक्सेस मिला हुआ है। बेसिकली तो उसी के इक्विवेलेंट हो गया ना, कि अगर मैं कोई भी कमांड यहाँ रन करूँ। देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ ऐसे रन कर पाते हैं या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आईपी डालते हैं 1.1.1.1, ठीक है, सेमी कोलन ls pwd mi, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पिंग जो है उसके आउटपुट के बाद यहाँ पे हमें ls का आउटपुट आया है, उसके बाद pwd और उसके बाद whoami। मतलब कि यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूशन या कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है हमारे टारगेट सिस्टम पे। तो अगर इस पे से कोई इनपुट फील्ड है तो कमांड इंजेक्शन की वहाँ वल्नरेबिलिटी हो सकती है वेबसाइट के अंदर। उसको अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप उस सिस्टम पे कोई भी कमांड रन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अगर बिना आईपी के भी इसको चला दूं और ऐसा कुछ कमांड रन करूं कैट etc पासवर्ड, तो वो भी चल जाएगा। सिंपली पिंग बस कमांड रन नहीं होगा, बिकॉज हमने उसके लिए कोई आईपी स्पेसिफाई नहीं किया। और दूसरा जो भी कमांड स्पेसिफाई किया वो चल गया। यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया था, कैट etc पासवर्ड। तो जो etc पासवर्ड फाइल है मतलब etc डायरेक्टरी के अंदर जो पासवर्ड फाइल है वो यहाँ पे दिख गई स्क्रीन पे, हमें उसके कंटेंट्स दिख गए यहाँ पे। और चेन करने के और भी तरीके होते हैं, मान लो 1.1.1.1, फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर लिया, एंड ls एंड पासवर्ड एंड whoami, सारे कमांड्स रन होनी चाहिए इस केस में। यहाँ पे भी सेम चीज जो सेमीकोलन के साथ हुई थी। तो इस तरह से कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी का हम लोग फायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ आया क्या होता है कमांड इंजेक्शन या कमांड एग्जीक्यूशन वाली वल्नरेबिलिटी। बेसिकली आपको कमांड लाइन या शेल एक्सेस मिला हुआ है सामने के सिस्टम पे एक तरह से। इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी एस आर, चलो सी एस आर मैं कल कराता हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। इस पे आते हैं, फाइल इंक्लूजन पे आते हैं। फाइल इंक्लूजन में क्या होता है कि यहाँ पे देखो, इसने क्या बोला हुआ है, टू इंक्लूड अ फाइल एडिट द question mark page is equal to index.php in the URL to determine which file is included। तो अगर URL में आपको ऐसा कुछ दिखता है, पेज इज इक्वल टू उसके आगे किसी पेज का नाम, तो हो सकता है कि वहां पे उस पेज की जगह आप सिस्टम में कोई और पेज स्पेसिफाई करो और वो यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, पेज इज इक्वल टू इंक्लूड डॉट पी क्या है, इंक्लूड डॉट पी करके एक फाइल है जो जिसके कंटेंट यहाँ पे
इंक्लूड हो रहे हैं। मान लो मैं इसकी जगह कुछ और डाल लेता हूँ, ठीक है। अगेन किसी भी सिस्टम पे आप सबसे पहले एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हो ईटीसी पासवर्ड को, ठीक है। तो अब आप ऐसे किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, अब आपको ये तो पता होगा नहीं कि करेंटली कौन सी डायरेक्टरी में से उसने उठाया है इंक्लूड डॉट पीएचपी। तो हम कई बार क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स ये चीज यूज करते हैं, डॉट डॉट स्लैश, ये इंश्योर करने के लिए कि हम कुछ भी करके बाहर आ जाए बस मेन डायरेक्टरी तक, और उसके बाद जो भी डायरेक्टरी स्पेसिफाई करनी है वो बता दी। अब मैं अगर इस तरह से ये करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ईटीसी पासवर्ड जो है फाइल, उसका यहाँ पे पूरा कंटेंट आ गया, क्योंकि हमने वो जो फाइल थी उसको इंक्लूड कर लिया। बेसिकली इस पैरामीटर में, इस पेज में फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी है जिसका हम फायदा उठा रहे हैं। हमने क्या है, सर्वर पे ही जो फाइल पहले थी, जो वेब पेज पहले लोड हो रहा था इंक्लूड डॉट पीएचपी, उसकी जगह पैरामीटर चेंज कर दिया, तो ईटीसी पासवर्ड फाइल इंक्लूड हो गई अब यहाँ पे। इसको कहते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन या LFI। मैं चैट में टाइप करता हूँ। एक और भी तरह का फाइल इंक्लूजन होता है जिसको कहते हैं RFI या रिमोट फाइल इंक्लूजन। रिमोट फाइल इंक्लूजन मतलब, अभी दिखाता हूं मैं। LFI में हमने क्या किया कि जो मैंने ये फाइल इंक्लूड की है ईटीसी पासवर्ड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से सिस्टम की ईटीसी पासवर्ड फाइल है। ये लोकल की सर। कौन सा लोकल सिस्टम, कौन सा सिस्टम। वेब सर्वर जो है। तो वेब सर्वर है, करेक्ट। तो ये वेब सर्वर में ही जो ईटीसी पासवर्ड फाइल है वो मैं देख रहा हूँ। तो ये लोकल उसी सर्वर पे है फाइल जो मैं इंक्लूड करवा रहा हूँ यहाँ पे। रिमोट फाइल इंक्लूजन मतलब कि कोई दूसरे, रिमोटली कोई फाइल लोकेटेड है उस सर्वर पे नहीं, कहीं और, मान लो इंटरनेट पे कहीं भी हो सकती है, ऐसी कोई फाइल या कोई पेज में इंक्लूड करा रहा हूँ। उसके लिए क्या करना होता है आपको, सिंपली पेज इज इक्वल टू, और यहाँ पे कोई वेब पेज डाल दो, तो HTTP, मान लो twitter.com डाल दिया मैंने। देखते हैं क्या होता है। ट्विटर नहीं खोल रहा है, चलो। तो यहाँ पे क्या है, RFI इस समय नहीं हो पा रही है। अदरवाइज अगर RFI होता है तो उसमें आप कोई भी पेज खुल जाता है, ट्विटर, गूगल, कोई भी वेब पेज डाल दो। अब ऐसे में अटैकर क्या कर सकता है, किसी एक्चुअल वेबसाइट में अगर इस तरह की वल्नरेबिलिटी आ रही है, और ट्राई कर लेते हैं। अच्छा चलो, अभी इसमें ये वल्नरेबिलिटी नहीं है रिमोट फाइल इंक्लूजन की। पर अगर रिमोट फाइल इंक्लूजन होता है तो यहाँ पे क्या, ये तो गूगल और टोटल तो चलो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं, हार्मलेस हैं, लेकिन अगर एक्चुअल किसी वेबसाइट में इस तरह की वल्नरेबिलिटी मिलती है उसको, फाइल इंक्लूजन की, रिमोट फाइल इंक्लूजन की, तो क्या अपनी कोई मेलिशियस वेबसाइट का वेब पेज वहाँ पे इंक्लूड कर सकता है। और फिर क्या होगा कि जब यूजर्स एक्चुअल साइट पे जाएंगे, अगर वो ये मेलिशियस लिंक से जाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे उनका सिस्टम इन्फेक्ट हो जाए।
एक तरीका होता है इसका रिमोट फाइल इंक्लूजन और एक होता है लोकल फाइल इंक्लूजन। ये समझ आया क्या होता है, या कोई डाउट्स है तो पूछ लो। नो सर। नो, ओके। तो LFI और RFI के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया ना, कि लोकल फाइल इंक्लूजन और रिमोट फाइल इंक्लूजन में क्या फ़र्क होता है। यस सर। ओके। अच्छा अंकुर, आप कल सेशन में प्रेजेंट नहीं थे ना, कल एक दो लिंक्स जो मैंने बताया था मैं वापस दे देता हूँ। जो वेबसाइट हम टारगेट कर रहे हैं वो एक हमने अपने ही सिस्टम पे सेट किया हुआ है, सर्वर वल्नरेबल DVWA नाम का। ठीक है, वो लेना कहाँ से उसका मैं लिंक दे देता हूँ, और उसका जो सेटअप है, इंस्टॉलेशन है, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से स्टेप्स फॉलो करूँ। सर प्रीवियस वीडियोस के मेरे को वो चाहिए था सर, पूरा रिकॉर्डिंग। नहीं वो तो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चैट में मैंने दो लिंक शेयर किए हैं। सबसे पहला लिंक DVWA का है और दूसरा लिंक है उस प्रोसेस का कि उससे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करने के लिए इसको सेटअप कर सकते हो उस लिंक को फॉलो करके। ठीक है, तो ये हुआ फाइल इंक्लूजन की, जहाँ तक मैं बात कर रहा था। फिर आता है फाइल अपलोड। SQL इंजेक्शन पे मैं एंड में आता हूँ। ठीक है, SQL इंजेक्शन भी कवर करेंगे डेफिनेटली, बट वो बाद में। फाइल अपलोड में, अगर फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी, अब काफ़ी वेबसाइट्स में कई जगह हम देखते हैं, कहीं कोई फॉर्म भर रहे हैं कुछ है, तो फाइल अपलोड करनी होती है वहाँ पे। ठीक है, तो फाइल अपलोड में अब यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई किया नहीं हो, बट ये लोग चाहते हैं इमेज फाइल। ठीक है, लेकिन अगर फाइल अपलोड वाली वल्नरेबिलिटी है तो मैं कुछ भी अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई टेक्स्ट फाइल, कोई PHP कोड, स्क्रिप्ट, कुछ भी अपलोड हो सकता है। ठीक है, अपलोड पे क्लिक किया और क्या कह रहा है ये, हैकेबल अपलोड्स यूजर्स डॉट txt सक्सेसफुली अपलोडेड। तो ये भी बता रहा है हमें कि कहाँ अपलोड हुआ है वो। तो अगर मैं ये सिंपली कॉपी पेस्ट कर लूँ, ये वाला पार्ट कॉपी, लिख ही देता हूँ उसको, हैकेबल अपलोड्स। तो जो जो भी अपलोड किया है यहाँ पे, सारा यहाँ पे अवेलेबल है, एक्सेस कर सकते हो। और हमने तो चलो टेक्स्ट फाइल अपलोड की थी। ठीक है, सिंपल कुछ डिफ़ॉल्ट यूजर नेम्स की टेक्स्ट फाइल थी जो अपलोड की थी, और वो भी एक्सेस हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर टेक्स्ट फाइल अपलोड हो रही है, मतलब और भी कई तरह की मैलिशियस फाइल्स अपलोड हो सकती हैं। हो सकता है आप कोई स्क्रिप्ट डाल दो, कोई मैलिशियस प्रोग्राम डाल दो, कोई एग्जीक्यूटेबल डाल दो। हालांकि एग्जीक्यूटेबल ऑफ कोर्स आप ब्राउजर में नहीं चला पाओगे, तो ब्राउजर के लिए क्या है, कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट, कोई मैलिशियस प्रोग्राम डाल सकते हैं, इसके थ्रू हम सर्वर पे, मतलब सर्वर को बेसिकली हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे और आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।